नमस्कार, मैं हूं जायरा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे और आप फोन करके कानूनी राय भी हमसे ले सकते हैं। आज हम लोन रिकवरी या कर्ज वसूली के बारे में बात करेंगे और आपको इससे जुड़ी कोई भी कानूनी जानकारी देंगे। आपको क्रेडिट कार्ड, होम लोन, कार लोन आदि के लिए कई लोग ईएमआई भरते हैं और कई बार ईएमआई भरने में चूक जाते हैं। ऐसे में बैंक वसूली एजेंट भेजती है। वसूली एजेंटों की सख्ती के कारण कई कर्जदारों ने आत्महत्या भी की है, लेकिन देनदार के भी कई अधिकार हैं और कोई भी रिकवरी एजेंट उसे प्रताड़ित नहीं कर सकता। ईएमआई के संघर्ष से हर मध्यम वर्गीय परिवार जूझता है। कभी वसूली एजेंट का सामना होता है, इससे अधिकांश लोग घबरा जाते हैं, लेकिन एक उपभोक्ता के तौर पर आपके पास अधिकार हैं। डिफॉल्ट करने पर बैंकों को एक निर्धारित प्रोसेस का पालन करना होता है। बकाया रकम की वसूली के लिए आपकी असेट्स पर कब्जा करने से पहले आपको लोन चुकाने का समय देना होता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू कम लगाई गई है तो बोरोअर अपनी आपत्ति दर्ज कर सकता है। बैंक जब आपकी संपत्ति नीलाम करता है तो उसके पास सिर्फ उतनी संपत्ति रखने का अधिकार है जितनी की रकम के आधार पर ली गई है। तो ये तो थी कुछ बुनियादी कर्ज वसूली से जुड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं कानूनी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी। आप कर्ज वसूली से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-612-7937। इसके अलावा आप 0120-612-7938 भी डायल कर सकते हैं। तो कर्ज वसूली से जुड़ी अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आप कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। और पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि लोन रिकवरी या कर्ज वसूली की कानूनी परिभाषा क्या है? जाहिरा, मैं इसको आसान शब्दों में बताऊंगा क्योंकि हमारा और आपका दोनों का पर्पस टीवी के माध्यम से लोगों की जागरूकता को बढ़ाना है जी। और अगर मैं लीगल टर्म्स में बात करूं, काफी सारे समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं एक साधारण तरीके से इस लोन रिकवरी क्या है, कर्जा वसूली क्या है, इसकी कानूनी डेफिनेशन क्या है, इसके बारे में बताना चाहूंगा जी। जाहिर है, जब भी कोई आदमी लोन लेता है तो उसकी जो लेंडर है, जो देने वाला है, वो उसकी वसूली करता है। अब उस लोन को वापस करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं गेटिंग बैक ऑफ द मनी। तो उसके अंदर जो राइट्स होते हैं, विंडिकेशन ऑफ ए राइट, प्रॉपर्टी को आप उस अमाउंट को वापस लेना और उसमें एक जजमेंट या डिक्री कोर्ट पास करता है। ये एक तरह का अवार्ड होता है, एक ऑर्डर होता है कि आपको अब इतना अमाउंट को देना है। तो लोन की जो रिकवरी की वसूली होती है वो बेसिकली है गेटिंग बैक ऑफ मनी बाय वे ऑफ अवार्ड या जजमेंट बाय ए कोर्ट जी। अब ज़ाहिर है, इसमें एक बात और भी बताना चाहूंगा कि यूजुअली जो दो तरह के लोन हमारे यहाँ पर होते हैं जी। एक तो आदमी जो बैंकों से लोन लेते हैं और दूसरा ये हो गया जो प्राइवेट लोन होते हैं जी। बैंकों से जो लोन होते हैं, अगर कोई आदमी उसमें डिफॉल्टर हो जाए, वो चाहे इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो, तो उसके अंदर इस पर्टिकुलर लोन की प्रक्रिया को, लोन कैसे वापस ले, लोन की चीज, लोन का रीपेमेंट कैसे हो, क्या प्रक्रिया है, ये सब का सब एक सरफेसी एक्ट होता है जी। जिसकी की फुल फॉर्म होती है स्क्रूटनाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। ये 2002 में पास हुआ था जी। और इसके लिए एक अलग ट्रिब्यूनल है जिसे कि DRT, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। वो ट्रिब्यूनल जो डेट का मतलब, जैसे कि हम सब जानते हैं कि उधार होता है, तो उधार को वापस पाने की जो प्रक्रिया है उसको डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ऐसा ट्रिब्यूनल जो डेट की रिकवरी कराए। तो वो जो होगा, ये सरफेसाई एक्ट जो होता है 2002 में पारित हुआ और इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन दिए हैं कि आप किस तरह से कौन कौन से प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे, कैसे लेंगे, कैसे नहीं ले पाएंगे।
ये होता कब है, कब आप सरफेसाई एक्ट को इन्वोल्व करते हैं, कब ऑब्वियसली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर सपोज कीजिए किसी कंपनी ने किसी बैंक से कोई लोन लिया जी, तो उस बैंक के अगेंस्ट श्योरिटी की तरह से बैंक उनसे कुछ प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज करता है जी। मॉर्गेज का मतलब ये है कि एक तरह की एक कोई गारंटी होती है जो बैंक के पास होती है कि इन केस ऑफ डिफॉल्ट, कि अगर किसी कारण से वो कंपनी या व्यक्ति अगर उस बैंक से लिए हुए लोन को वापस नहीं कर पाया तो कोई ना कोई बैंक के पास तरीका तो होना चाहिए ना, जी जी, उसको वसूलने का, जी जी, जिसके माध्यम से जिसका प्रयोग करके वो अपने पैसे को वापस लेके आ सके। तो जो बोरोवर होता है जब वो लोन के अमाउंट को वापस नहीं दे पाता, और इसके लिए ऐसा नहीं है जाहिरा कि आज बैंक के आप डिफॉल्टर हुए और कल ही बैंक आके खड़ा हो गया कि आप ये पैसे दीजिए, ऐसा भी नहीं जी है। जी, उसके भी नियम होते होंगे, जी जाहिर तौर पर। इसके अंदर कम से कम 6 महीने का टाइम बैंक देता है। डिफॉल्टर आज एक आदमी हुआ, उसके 6 महीने के बाद तक, मतलब 6 महीने का टाइम है फ्रॉम द डेट ऑफ गेटिंग डिफॉल्ट, और 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट अगर आप कर दें बैंक की किसी तरह, अपनी जो EMI होती हैं जी जी, उनको आप रेगुलर कर दें तो 6 महीने का टाइम देता है जी। 6 महीने के बाद बैंक के पास अधिकार है कि वो आपको एक लीगल नोटिस भेजेगा। लीगल नोटिस में आपको 60 डेज का टाइम दिया जाता है। 60 डेज के अंदर अंदर बैंक का राइट है जी टू विद इन 60 डेज लीगल नोटिस भेज के वो अपने पैसे की डिमांड कर सकता है। नोटिस बेसिकली क्या है? नोटिस ये है कि आप किसी को एक जैसे अवेयरनेस करते हैं, उसको सावधान करते हैं जी जी, कि आप ऐसे ऐसे ये हो गए हैं, आपका वो जो एक ग्रेस पीरियड होता है वो भी खत्म हो गया है जी, तो आप या तो इतने दिनों के अंदर ये पैसे को वापसी कर दीजिए, वरना हम कानूनी प्रक्रिया शुरू कर देंगे जी। तो ये सरफेसाई एक्ट का एक तरीका है जो काम होता है, और इसकी पिटीशन जो है वो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल से शुरू होती है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अगर किसी ऑर्डर से जो वो बोरोवर है, जो लोन लेने वाला है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता तो उसकी अपील फिर डेट रिकवरी एपेलेंट ट्रिब्यूनल DRAT, डेट रिकवरी एपेलेंट ट्रिब्यूनल में की जा सकती है। डेट रिकवरी एपेलेंट ट्रिब्यूनल उस ऑर्डर को जो DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने पारित किया उसमें देखता है कि इसमें क्या खामियां रह गई थी या खामियां नहीं रही थी। अगर वो देखता है कि इसमें कुछ खामियां रह गई थी तो वो उनको करेक्शन कर देते हैं, और DRAT का जो ऑर्डर है वो DRT के ऑर्डर के ऊपर होता है। जैसे लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं तो हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होगा वो मान्य होगा, इसी तरह DRAT का ऑर्डर DRT के ऑर्डर को मॉडिफाई कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है। जी जी, तो आपने बहुत ही तफसील से प्रदीप जी समझाया कि सरफेसी एक्ट क्या होता है और इसके तहत क्या कुछ आता है। और अगर हम अधिकारों की बात करें एक कर्जदार के, तो इसके तहत कौन कौन से ऐसे अधिकार है जो आते हैं सरफेसी एक्ट में? कर्जदारों के अधिकार ये है जायरा कि अगर किसी बैंक की कोई डिमांड आ गई, ऑब्वियसली ये तो मना नहीं कर सकता कि मैंने ये अमाउंट उनसे लिया नहीं था, बैंक से नहीं लिया था जी। उसका एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बाद में आपने एक प्रॉपर्टी को एक गारंटी के तौर पे मॉर्गेज किया बैंक को कि अगर मैं डिफॉल्टर हो जाऊं तो आप इस कंपनी को बेचकर और अपने रकम की प्राप्ति को कर सके जी। ये तो रहा बैंक का हिस्सा। अब हम देखते हैं कि जो कर्जदाता है, कर्ज लेने वाला है, कर्ज लेने वाले जो लोग हैं उनके क्या राइट हैं जी। इसमें जाहिरा मैं आपको एक बात और बता दूं इससे पहले कि कर्जदार के जो बहुत से, क्योंकि बैंक या कोई भी ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट का पर्पज ये होता है कि किसी भी तरह इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें, ना कि ये कि अगर किसी ने एक बार गलती कर दी तो उसमें किसी तरह का उसको कोई भी किसी तरह की छूट नहीं दी जाती। बैंक्स वगैरह या कोर्ट्स बहुत लिबरल होते हैं और उनको जब ये लगता है कि इस आदमी की इच्छा ही नहीं है, इसकी थॉट ही नहीं है इसका, या इसकी इंटेंशन ही ऐसी नहीं है कि ये रीपे करे, तब जाकर बैंक उसके ऊपर और ये कोर्ट्स एक्शन करती हैं। लेकिन उससे पहले
कर्ज वसूली की बैंकों में प्रक्रिया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि नोटिस पीरियड फॉर रिकवरी, उस अमाउंट को रिकवर करने का जो नोटिस पीरियड है वो 60 डेज का है। पहले तो वो 60 दिन का आपको टाइम देंगे कि भाई 60 दिन में आप पैसा दे दीजिए। जी जी। वहां पर सपोज कीजिए किसी कारण से नहीं होता है, इसके बाद भी बैंक के पास 4-5 ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनके अंदर वो फिर भी उस बैंक जो बोरोवर होता है, कर्ज लेने वाला होता है, उसको अकोमोडेट करने की कोशिश करते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले वो करता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रीपेमेंट। जो उसका टेन्योर है पे करने का, उसके टाइम को एक्सटेंड कर देगा। जी। दूसरा क्या कर सकता है? जो ईएमआई का, बेसिकली लोगों के पास बहाना एक होता है जी हमारे पास तो अभी पैसे नहीं है, 100 रुपए नहीं है, हमारे पास तो 80 रुपए हैं। जी। तो बैंक क्या करता है? उस ईएमआई की जो अमाउंट है उसको रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। जी जी। तीसरा मॉरेटोरियम, अभी आपने सुना होगा जब हमारे यहाँ अपने देश में अभी जब कोविड-19 की प्रक्रिया चल रही थी तो आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी। जी जी। कोर्ट की भी बीच में इंटरवेंशन रही थी कि इसको बोलते हैं मॉरेटोरियम पीरियड। उसमें क्या होता है कि आपको ईएमआई फॉर द टाइमिंग, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कोविड-19 की महामारी देश के ऊपर छा गई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी, प्राइवेट सेक्टर में पर्टिकुलरली। जी जी प्रदीप जी, तो जाहिर तौर पर कहा जा सकता है कई ऐसी सहूलियतें भी होती हैं और जो कस्टमर होता है उसकी जो तमाम चीजें हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए बैंक मॉडिफाई करता है तमाम चीजों को लेकर। लीगल हेल्पलाइन में आज हम बात कर रहे हैं कर्ज वसूली के बारे में। हमारे अधिवक्ता प्रदीप शर्मा जी भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अपनी बात अब रख सकते हैं, ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे। जी ज़ाहिरा, मैं इनफैक्ट एक बात और बताना चाह रहा था जो कि व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस जैसे मैंने आपको बताया कि बैंक बिफोर टेकिंग ए स्टेप 3-4 प्रोसेस को लेता है कि अगर उसको ये पता लग जाए या इस बात से कन्विंस हो जाए कि वाकई ही जो लोन लेने वाला आदमी है, बोरोवर, अगर वो रीपेमेंट की पेमेंट की हालत में नहीं है अपने पैसे वापस देने के लिए, तो मैंने जैसे बताया वो एक्सटेंशन ऑफ टाइम कर देते हैं फॉर रीपेमेंट, कि पैसे थोड़े आप अभी नहीं दे पाते, थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देते हैं। ईएमआई को रिड्यूस कर देते हैं, वो भी हो सकता है। मोरेटोरियम मैंने बताया। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ब्रेक से जाने से पहले जो बताना चाहता था आपको, वो ये है कि कई बार अगर बैंक को ये लगता है कि सपोज कीजिए कि एक आदमी के ऊपर 100 रुपए का कर्ज हो गया और बैंक को ये लगता है, बैंक अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद और ये सोचता है कि इस आदमी की हालत बिल्कुल ही नहीं है, किसी भी कारण से पे नहीं कर पाता है। जी। ऐसी स्थिति में बैंक के पास वेविंग ऑफ लोन को माफ करने की भी, मतलब टोटल अमाउंट तो नहीं करते बट हाँ कुछ अमाउंट उस लोन का वो माफ भी कर देते हैं। जी जी, कुछ हद तक माफ कर देते हैं। जी, तमाम ऐसी चीजें हैं जो कस्टमर्स को ध्यान में रखते हुए भी की जाती हैं यहाँ पर। प्रदीप जी, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र से। धीरेन्द्र, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। नहीं, एक्चुअली क्या है कि मेरा लोन अमाउंट थोड़ा है, तो लेकिन वो बार बार हरास करते हैं मुझे कि अभी भरो। मैं बोलता हूँ कि अभी नहीं भरूंगा, मैं जरा थोड़ा मीन्स कल भरता हूँ। तो बोला अभी क्या, अभी भरो। नहीं, एक्चुअली क्या है, एक जगह मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, वैसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है मेरा, रीपेमेंट का भी अच्छा है बहुत, लेकिन वो अभी भरो, ये करो, और वो बोलते हैं कि फोन नहीं उठाते। अरे बाबा, मैं बताता हूँ ना, और मैंने एक भरा था, एक ही बाकी था, लेकिन वो हरस कर रहे हैं। जी जी, तो चलिए ठीक है। प्रदीप जी, इनको क्या सलाह देंगे? इनको बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है लोन की इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए। नहीं, मेरी कैपेसिटी है, मैंने एक जगह अप्लाई किया है, हमारी बैंक है जी, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं है और वो बोलते हैं अभी भरो, अभी भरो। मैं बोलता हूँ कल भरता हूँ। नहीं, अभी चाहिए, अभी चाहिए। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। प्रदीप जी, क्या कहेंगे? ज़ाहिरा, जैसे अभी मैंने इनका आंसर तो शायद 1 सेकंड पहले, 1 मिनट पहले ही मैंने दे दिया था कि बैंक पहली बात कंपेल नहीं कर सकता है, और अगर बैंक को कोई स्टेप भी लेना है इमीडिएटली वो कोई इनको कंपेल नहीं करेगा। बैंक पहले इनको 60 डेज का नोटिस देगा कि 60 डेज के बाद हम रिकवरी करेंगे। उसके अलावा भी ये बैंक के पास जाएं, उनसे अपनी समस्या बताएं, और उसके अलावा जो मैं 4 बैंक के पास प्रोविजन हैं, अगर इनकी सिचुएशन वाकई ही इस तरह की है और बैंक कन्विंस हो जाता है तो एक्सटेंशन ऑफ रीपेमेंट टेन्योर भी बढ़ जाएगा।
इनकी EMI भी कम कर दिए जाएंगे, मॉरेटोरियम का भी प्रोविजन है बैंक के पास। और अगर बिल्कुल ही इनकी हालत जैसे अभी इन्होंने अभी ये बताया कि मैं पे करना चाहता हूँ, ही जस्ट वांट सम टाइम, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो बैंक सर्टेनली ऐसी कंडीशंस में अकोमोडेट करता है अपने कस्टमर्स को। जी जी, चलिए ठीक है धीरेन्द्र जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। प्रदीप जी, अब आगे आपसे जानना चाहेंगे कि कर्ज नहीं दे पाने की स्थिति में जो नीलामी के जो नियम होते हैं वो क्या कुछ होते हैं, क्या कुछ कानून है इस चीज को लेकर? जरा देखिए, बैंक को अपना पैसा लेना ही लेना है, क्योंकि बैंक अगर अपना पैसा नहीं देगा तो अल्टीमेटली वो पैसा भी आपका और हमारा ही है। वो पैसे को बैंक की एक जिम्मेवारी बनती है कि वो उस पैसे को करे। अब बैंक क्या कर सकता है ऐसी स्थिति में, अगर कोई आदमी पे ही ना करे, उस स्थिति में बैंक क्या करता है, वो अपने जो उनके पास एसेट्स हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के या जिसके भी जो बोरोवर है बेसिकली, उसके जो एसेट्स हैं उनको वो उसका ऑक्शन करने के लिए चल पड़ेगा। अब जब ऑक्शन करेगा, नीलामी करेगा उसकी, तो उसके भी ऐसा नहीं है कि बैंक ने आज चाहा और अभी की अभी प्रॉपर्टी बिक गई। बहुत से ऐसे स्टेप्स हैं जो जब ऑक्शन करने जाएगा तो उसको पहले रिजर्व प्राइस फिक्स करना पड़ेगा, वो एरिया टू एरिया वेरी करेगा, उसमें भी फिर जो सेलर है वो प्राइस राइट जो इसका अधिकार है बेचने का, जो बिड बोलते हैं उसको हम, बिड का प्राइस रिजर्व करने का उनका अधिकार है जी। उसमें अगर ये सब प्रोसेस प्रक्रिया को करने के बाद वो अपने पैसे को, जब उसको ये दिखता है कि भैया अब ये नहीं हुआ, वो उसकी प्रॉपर्टी के ऑक्शन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है और उसके बेच के अपने पैसे की वसूली पा लेता है। जी जी, लेकिन जब कर्जदार की प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर हम लगाने की बात करें तो वो कैसे लगाई जाती है? अगर कर्जदार को लगे कि उसकी संपत्ति की कीमत कम लगाई गई है तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? क्या रिवैल्यूएशन का प्रावधान होता है? जी, जब भी अगर ऐसी स्थिति में जो बोरोवर है उसको रिजर्व बैंक के चेयरमैन के साथ साथ बैंक के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को या जो भी उसको लीड कर रहा है उसको एक अपना प्रार्थना पत्र देना होता है कि, और उसमें जब वो प्रार्थना पत्र दे तो उसमें मेंशन होना चाहिए कि क्या कारण है, कौन से उसके रीजन हैं जिससे उसको लगता है कि बैंक ने प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू किया हुआ है जी। अगर वो उस बात से सहमत हैं, अब बैंक की प्रॉपर्टी को अंडर वैल्यू है या अबव वैल्यू है, इसको देखने का क्या तरीका है जी? एक बात तो ये है, आपको पता है ज़ाहिरा कि हर एक जगह का, जैसे सपोज करो एक प्रॉपर्टी हम एक्स एरिया है जहाँ की प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज की हुई है जी, जी। बैंक को गारंटी की तरह दी है, तो ऑब्वियस है कि उस पर्टिकुलर एरिया का कोई ना कोई सरकार ने सर्कल रेट फिक्स किया होगा। जब सर्कल रेट फिक्स हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आप इससे कम पैसे नहीं ले सकते, इतना तो हो ही गया, क्योंकि सर्कल रेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, कोई इंडिविजुअल नहीं करता। एक बात। दूसरी बात यह है कि बेसिकली कई बार डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसके। मैं एग्जांपल के लिए आपको एक बात बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल कनॉट प्लेस की प्रॉपर्टी है, आपको पता है सेंटर ऑफ दिल्ली है, हार्ट ऑफ दिल्ली है, वहां पर एक प्रॉपर्टी आई, उसकी लोकेशन अच्छी है, बिजनेस वहां पर अच्छा हो सकता है, उसको लेने में आप भी इच्छुक हो सकती हैं, मैं भी इच्छुक हो सकता हूँ, कोई और भी इच्छुक हो सकता है जी। तो बैंक को जब ये लगता है कि इसमें डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कैसे किया जाए, फेयर डील होनी चाहिए इसके अंदर जी, जी। उस टाइम पे सर्कल जो रेट है वो वहां पर नहीं काम करेगा, क्योंकि सर्कल रेट सपोज करो 100 रुपीज का है, मैं आके कहता हूँ बैंक को कि मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मेरे से 400 रुपए ले लो आप, तो ऑब्वियसली जो सर्कल रेट का तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही फेल हो जाएगा, क्योंकि जब एक पैसा बैंक को ज्यादा मिल रहा है जी जी, तो फिर वो सर्कल रेट के ऊपर वो नहीं करेगा। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका क्या है, बैंक कई बार क्या करता है कि बोरोवर को ही कह देता है कि आप कोटेशन ले आइए, बोरोवर किसी से प्राइस का वो ले आइए कि इस प्रॉपर्टी में आप अपने आप बेचने की कोशिश कर दीजिए, और अगर अच्छा प्राइस मिल रहा है तो आप उस आदमी को हम दे देंगे और वो प्राइस को हमें दे देगा जी जी।
एक ये है ताकि उससे बोरोवर की तसल्ली हो जाए कि मेरी प्रॉपर्टी को अंडरवैल्यू जी बिल्कुल जाहिर तौर पर, और संतुष्टि भी रहेगी जब बोरोवर को, तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं होगी प्रॉपर्टी बेचने में, उसके पैसे लगाने में। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रदीप शर्मा जी, बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को कर्ज वसूली के मामले को लेकर, और क्या कुछ कानूनी प्रावधान है इसमें ये भी बताया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।